वेलकम बैक टू एन वीडियो। तो आज की होगी ये वीडियो हमारे BPCC 113 की यूनिट 6 मानसिक विकारों के चिकित्सा का परिचय। तो आओ चिकित्सा का परिचय में लेते हैं मानसिक विकारों के। और उससे पहले हम कुछ चीज़ें क्लियर कर देता है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये एग्ज़ाम के एकदम लास्ट टाइम आपको एक वीक पहले हो सकता है कुछ मदद कर दे वीडियो। लेकिन अगर आप डे टू डे या डे से एक दिन पहले या 2 दिन पहले बैठे हो ये वीडियो से कुछ समझने और ये सोचने कि आप इस वीडियो से ईजिली कुछ भी सीख जाओगे इस यूनिट के बारे में, और ये यूनिट आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी, समझनी नहीं पड़ेगी। तो बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आप जाके पढ़ लो पहले, फिर वीडियो देखने आओ, फिर कुछ समझ में भी आ जाए। तो ये वीडियो ऐसा नहीं कि आप देखो और पूरा चीज़ एकदम दिमाग में लोडेड हो जाए और आप जाके एग्ज़ाम में लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप ऐसे समझ रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो, ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और बिना पढ़े आप कुछ समझ पाओगे नहीं इस वीडियो का। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो से तुरंत आप सब समझ जाओगे तो ऐसा नहीं है। हम अभी बता दे रहे हैं, वीडियो बंद देखो, वो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मानसिक विकारों की चिकित्सा पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण। किसी वस्तु के इतिहास का अध्ययन करें, क्यों करें? ठीक है, यह पहला सवाल होता है कि जिस भी चीज़ का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन ही हम लोग क्यों कर रहे हैं। जो आमतौर पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विषय में पढ़ते समय दिमाग में आता है, अतीत में हुई चीज़ें प्रासंगिक हो क्यों है, क्यों न केवल समसामयिक दृष्टिकोण पर ही आगे बढ़े। इसका उत्तर हम सभी किसी न किसी तरह जानते हैं, लेकिन इतिहास वास्तव में प्रासंगिक क्यों है? इतिहास से ज्ञान से समझने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कितनी आगे बढ़ गए और कैसे विकसित हुए हैं। भविष्य में और भी बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का ज्ञान भी सतत हो सकता है। मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों और विचारों के स्कूलों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और बीमारी के विषय में विश्राम भी उपलब्ध चिकित्सा को प्रभावित करता है। जैसे जैसे समय बदलता है, जिसे सामान्य मानी जाने वाली चीज़ें भी बदल जाती है। मतलब एक छोटा सा दर्द जब होता है तुरंत समय पर होता है तो वो दर्द बहुत समय तक लगता है रहेगा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वो चीज़ें बेटर होती जाती है और वो दर्द का प्रभाव कम होता जाता है। इस बातों को ध्यान में रखते हुए पूरे इतिहास को मानसिक विकारों के चिकित्सा के दृष्टिकोणों को मोटे तौर पर इस प्रकार समझा जा सकता है। प्राचीन मान्यता है प्रेत विधा और जादू होती थी। प्रारंभिक ऐतिहासिक विचारों के अनुसार मानसिक विकारों को भूत प्रेत या साया का में व्यक्त किया जाता था कि भूत का साया, किसी प्रेत का साया है, किसी को इसको जादू तोड़ना से मान दिया है, इसलिए इसकी ऐसी मानसिक हालत हो गई है। फिर ऐसा माना जाता था कि परेशान करने वाली आत्मा की रिहाई में सहायता करता है। राक्षसी संपत्ति में भूत भगाने, जादू टोना और मंत्र में सम्मिलित थे 4 मनोवृत्तियाँ। यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटस, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है, इन्हें मानसिक बीमारी और विकारों के विकास में राक्षसों या देवताओं की भूमिका से इनकार किया। इसके बजाय उन्होंने माना था कि मानसिक विकारों के अन्य बीमारियों के समान प्रवृत्ति और शारीरिक कारक होते हैं। उनका मानना था कि मस्तिष्क मानसिक विकारों में सम्मिलित केंद्रीय अंग है। हिप्पोक्रेटस ने इस सामान्य श्रेणियों में नैदानिक विवरण और अवलोकन के आधार पर मानसिक विकारों का प्रारंभिक वर्गीकरण दिया। मृगी, उन्माद, मेलनकालिक और फेनाइटिक यानी दिमागी बुखार। गैलन के साथ हिप्पोक्रेटस, जो एक रोमन चिकित्सक थे, ने 4 मनोवृत्तीय तरल पदार्थ के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा, अर्थात भौतिक दुनिया के 4 तत्व संवाद पैदा करने के लिए शरीर के 4 मनोवृत्तियां तरल पदार्थों के साथ संबंध बनाते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि शरीर में मनोवृत्तियां भिन्न हो सकती है। तत्व मनोवृत्तियां और स्वभाव टाइपोलॉजी। पृथ्वी, रक्त, ठीक है, आशावादी, वायु, कफ, सांक्षित,
अग्नि पित्त चिड़चिड़ा और जल काला पित्त अवसादग्रस्त। ठीक है। ठीक है। हिपोक्रेटस हिस्टीरिया शब्द गढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसका अर्थ है कि भटकते हुए गर्भाशय। उसका मानना था कि बीमारी के कारण में भी एक गर्भाशय का गतिमान होता है, लेकिन गैलन ने सिद्धांत की आलोचना की थी। मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है। मानवतावादी दृष्टिकोण। 16वीं शताब्दी के बाद शरणगृहों की स्थापना की गई। शरणगृहों ने विशेष स्थानों के रूप में कार्य किया जो मानसिक रूप से बीमार लोगों की देखभाल के लिए एक स्थान थे। मतलब एक ऐसा स्थान जो शरणगृह की स्थापना की गई कि ऐसी जगह जहाँ लोग मानसिक विकार लोगों की चीज़ों की को रख कर सुधारा जा सके। इसको और अच्छे से मैं पढ़ लेना, क्योंकि इतना कोई इम्पोर्टेंट हमें लग नहीं रहा है। मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा पर भारतीय दृष्टिकोण कि भारत में कैसे कैसे मानसिक स्वास्थ्य को देखा गया। मनोविज्ञान में ऐतिहासिक दृष्टिकोण में ज़्यादातर पश्चिम के सिद्धांत के नज़रिए से देखा गया है। इसे स्वीकार करते हुए मानसिक स्वास्थ्य और भारतीय परिप्रेक्ष्य के सैद्धांतिक आधार को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में भारतीय परंपराओं के नज़रिए से मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा तैयार करना और बाद में मानसिक बीमारी का चिकित्सा करना महत्वपूर्ण है। जब मनोविज्ञान की बात आती है तो वेदों और उपनिषदों में प्राचीन ग्रंथों में संसाधनों का खजाना बनाते हैं। ध्यान देने योग्य कुछ बिंदु है। वेदांत दर्शन आत्म स्व को व्यक्तित्व के मूल और मन बुद्धि और शरीर के साथ साथ वासना के रूप में वर्णित किया गया है, जो अंतर्निहित प्रवृत्ति है। अथर्ववेद में उल्लेख है कि मानव शरीर मूल 3 दोषों से बना है, अर्थात वायु पित्त और कफ। प्रत्येक मनुष्य इन तत्वों के साथ जन्म लेता है और यदि ये संतुलन साम्यावस्था में हो तो ये व्यक्ति रोग मुक्त होता है। इसी तरह मानसिक संरचनाएं भी 3 गुणों का निर्माण करती है, अर्थात ऋग्वेद में सत्व गुण सत्य शुद्ध रजस कामुक और तमस काला का उल्लेख है। ठीक है। तुम कितनी सत्यतावादी चलते हो, कितनी कामुकता रखते हो, कितना काला है, मतलब अंधेरा मन में दूसरे विचारों रखना है ना। जब ये संतुलन और साम्य अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति रोग मुक्त होता है। ठीक है। और क्या, अथर्ववेद में वर्णित मानसिक रोगों में विभिन्न व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थात श्रेणी 1 सामान्य से कुछ विचलन सम्मिलित है, जैसे भावात्मक विस्फोट क्रोध और न्यूरोसिस। श्रेणी 2 में समानता से बड़ा विचलन सम्मिलित है, जैसे अनमैड मनोविकृति या मनोविदलता क्षुब्रिति फोबिया आदि। और श्रेणी 3 में मानसिक विकारों का वर्गीकरण बिल्कुल सम्मिलित नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के सुधार के सकारात्मक पहलुओं को बताता है। ठीक है। वर्गीकरण प्रणाली की ओर। मानसिक स्वच्छता आंदोलन की गति मिलने के साथ मानसिक शरणगृहों की खराब रहने की स्थिति में अमानवीय व्यवहार के विषय में जागरूकता बढ़ी, जिससे नीति स्तर में बदलाव में सहायता मिली। इस जागरूकता के साथ 19वीं शताब्दी के आसपास तकनीकी खोजों में भी प्रगति हुई, जिससे मानसिक स्वास्थ्य के कारण को समझ में वृद्धि। सबसे महत्वपूर्ण खोज मानसिक स्वास्थ्य विकारों में एक कारक के रूप में मस्तिष्क विकृति है। चलो हटाओ, ये सब कोई काम का नहीं है। मानसिक विकारों के प्रकार और पैटर्न एक साथ होने वाले लक्षणों के कुछ समूहों के उनके अवलोकन के आधार पर, जिन्हें एक विशिष्ट प्रकार के मानसिक विकार के रूप में एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। शोध की परंपरा और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के तो शोध की परंपरा विलियम मूर्स ने 1880 में लीपजिग विश्वविद्यालय में स्टार्ट की थी। पहली बात याद है ना। प्रयोगिक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये बात तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। 1 साल 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया पढ़ते ये सब कहानी को। तो समसामयिक दृष्टि भारत में UNCRPD और MHCA मानसिक स्वास्थ्य और वर्तमान विचार
विकलांगता के सामाजिक मॉडल और विकलांगता के मानवाधिकार मॉडल पर केंद्रित है, जो व्यक्तियों के अधिकार के साथ साथ पर्यावरणीय बाधाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो एक हानि को विकलांगता में परिवर्तित करता है। विकलांगता के चिकित्सा मॉडल पर कम ध्यान दिया जाता है, जो पर्यावरणीय बाधाओं के बजाय विकलांगता का भार व्यक्ति पर डालता है। समकालीन दृष्टिकोण सामुदायिक एकीकरण और भागीदारी के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, कि मानसिक विकारों को विकलांगता में कैसे नापा और कितनी विकलांगता होती है। भारत में हाल में ही मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 को UNCRPD को ध्यान में रखते हुए अधिनियम किया है। RPD 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम अप्रैल 2018 में लागू हुआ और उसका पिछले अधिनियम यानी 1987 के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को हटा दिया गया। अधिनियम की व्याख्या और चर्चा के लिए एक अलग इकाई की आवश्यकता है और यह इस अध्याय के दायरे से परे है। बहुत बड़ी चीज़ है बताइएगा, इसलिए अधिनियम के कुछ उल्लेखनीय बिंदु का उल्लेख किया गया है। मानसिक बीमारी की परिभाषा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य व्यवसायी, ठीक है, प्रवेश और चिकित्सा प्रक्रिया क्या है, क्षमता का आकलन कैसे करना है, उन्नत निर्देश क्या है, मनोनीति प्रतिनिधि क्या है, मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड। ठीक है, मानसिक विकारों को चिकित्सा के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्राचीन मान्यताएं क्या थी, जादू टोना में विश्वास करते थे और सर में छेद कर देते थे, कोई बुरी चीज़ हो तो यहाँ इस रास्ते निकल जाए। फिर हिप्पोक्रेटस का जमाना आया, फिर गैलन का जमाना आया, फिर मानवतावादी दृष्टिकोण ने जन्म दिया। ठीक है, फिर मानवीय सुधार हुआ और फिर भारतीय दृष्टिकोण हुआ जहाँ वेदों और उपनिषद की बात की। फिर समकालीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, फिर एमिल क्रेपलिन का समय आया, फिर सिगमंड फ्राइड का आया, फिर प्रायिक मनोविज्ञान और फिर यह आया विलियम वुड। फिर समकालिक दृष्टिकोण आया जिसमें हम लोग को कैसे हम लोग ने अलग किया, इसको क्या बोलते हैं, क्या यार क्या किया हम लोग ने मानवाधिकार मॉडल ने मानसिक चिकित्सकों के अनुसार अलग किया शारीरिक प्रॉब्लम से, मानसिक प्रॉब्लम को मनोचिकित्सा रखी है, लेकिन यह गलत लिखा है, मन चिकित्सा लिख दिया। ठीक है, क्या हो सकता है मन चिकित्सा भावनात्मक समस्याओं के लिए एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है जहाँ विचार और कार्य सम्मिलित होते हैं। इस पद्धति के लिए व्यक्तिगत सत्रों में लोगों या समूह के बीच चर्चा करने और क्लाइंट के कारण और चिकित्सात्मक लाभों की तलाश करने के लिए एक योग्य चिकित्सक की आवश्यकता होती है। चिकित्सक ज्ञात और अज्ञात भावात्मक समस्याओं में गहराई से खोलना और अवसाद, दुश्चिंता, बचपन के आघात आदि कई विकारों को ठीक करने की सहायता करता है। ठीक है, समझ गए क्या करता है और कैसे करता है। एक टॉक मनोचिकित्सक मुख्य रूप से अन्य अभिव्यंजन माध्यम से बदला जा सकता है, जैसे संगीत, नृत्य, संचार, कहानी सुनाना आदि। उदाहरण के लिए नाटक चिकित्सा को बच्चे और उनके माता पिता के लिए उन्माद माना जाता है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले जोड़ों में बहुत अच्छा काम करते हैं और ड्राइंग उन लोगों के साथ बातचीत को सामने लाता है जो अन्यथा शर्मीले होते हैं, मतलब जो खुलते नहीं है, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, उन लोगों में ड्राइंग के ज़रिए उन चीज़ों को खोला जाता है और खुलने से झिझकते हैं, उनमें ड्राइंग से काम होता है। ठीक है, कई तरीके की चिकित्सा होती है, इसमें चीज़ों को दिया हुआ है जैसे हम लोग कई बार पढ़ते आए। चिकित्सा सत्र के दौरान और बाहर दोनों के बीच चर्चा में गोपनीय रखते हुए चिकित्सक के क्लाइंट के बीच पारस्परिक सम्मानजनक संबंध होना चाहिए, एक भरोसा होना चाहिए और बाहर से कैसे कटा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप यहाँ बोल रहे हो पूरी दुनिया सुन रही हो, ऐसा नहीं है। मन चिकित्सा का कुछ सीमाएं होती है जिसमें क्लाइंट को मौखिक रूप से संवाद करने में सक्षम नहीं होते। शिशु, बच्चे, भाषा विकार, बौद्धिक विकलांगता, आत्मकेंद्रित, श्रवण हानि और तंत्रिका संबंधी विकार इस टॉकिंग मनोचिकित्सा से अच्छी तरह से लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है, मतलब ये सब चीज़ों में टॉकिंग मनोचिकित्सा से हम लाभ नहीं उठा सकते। साथ ही चिकित्सा में हमेशा मानसिक विकारों से निपटने की जरूरत नहीं, यह एक जीवन घटना है। पिछले अनुभवों
हो सकते हैं जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है। कई सारी चीज़ें मानसिक विकार नहीं होती, कई सारी चीज़ें मन के एक भ्रम होती जिसको आप चर्चा करके यूँ सॉल्व कर सकते हो। अगर क्लाइंट को लगता है कि उसी से प्रभावित हो जाता है वो, तो बहुत बेटर रहेगा। उसी समय क्लाइंट अपने प्रेरणा और परिवर्तन के लिए तत्परता से भिन्न होते हैं और निश्चित रूप से यह चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि क्लाइंट को संलग्न करने और परिवर्तन की इच्छा को बढ़ाए। ठीक है, तो मैं बहुत सारी कहानी देख सुन चुका अभी तक। मनोचिकित्सा होना चाहिए। मन चिकित्सा और हस्तक्षेप का एक रूप यह भावनात्मक प्रवृत्ति की समस्या को संबोधित करता है जो विविध हो सकती है और सामाजिक व्यावसायिक कामकाज को गड़बड़ी पैदा कर सकती है। मनोचिकित्सा एक प्रशिक्षण व्यक्ति, चलो आगे बढ़ते हैं, वही बार हो गया। कई मनोचिकित्सा के कुछ समान तत्वों में निम्नलिखित सम्मिलित है। साक्षात्कार में इंटरव्यूज लिया जाता है जिससे हम लोग सामने वाले की चीज़ों को समझ सकते हैं। कार्यशील चिकित्सीय संबंध की स्थापना, जिसे संबंध निर्माण के रूप में जाना जाता है, मन चिकित्सा के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। यह सहकारी सहानुभूति संपर्क है और इसमें रोगी और चिकित्सक के बीच विश्वास विकसित करना सम्मिलित है। परिवर्तन के लिए अंतर्दृष्टि और समझ। व्यवहार के साक्षात्कार को तुम लोग समझ गए। इंटरव्यू होता है जिसमें हम लोग दो पक्ष क्वेश्चन आंसर करके बहुत सारी चीज़ें समझता है। कार्यशील चिकित्सा जिसमें किसी कार्य को करते हुए बातचीत स्थापित, विश्वास दोनों एक दूसरे पर करते हुए किसी भी चीज़ को हम लोग करते हैं और उस चीज़ों से बातचीत करते वो कार्य में इन्वॉल्व होते हम लोग उसके मन को वो मनोचिकित्सक समझता है। परिवर्तन के लिए अंतर्दृष्टि और समझ। व्यवहार के दुर्भावपूर्ण पैटर्न के विषय में जागरूक होना ये पर्याप्त नहीं और सभी मनोचिकित्सक इसे स्वीकार करते हैं। व्यवहार के दुर्भावपूर्ण पैटर्न शायद एक विशेष तनावपूर्ण स्थिति के दौरान बने थे और हो सकता है कि तब सहायता की हो, लेकिन वर्तमान में नहीं। लेकिन ये मान्यता कठोर हो सकती है कि सकारात्मक व्यक्तित्व विकास में बाधक हो सकता है। इस प्रकार व्यवहार परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए लक्ष्य के साथ सभी मन चिकित्सा में कुछ तकनीकों को लागू किया जाता है। ठीक है, पर जरूरी नहीं है जब विकार हो या किसी भी तरह की चीज़ हो वो विशेष स्थिति में हो तो और विशेष स्थिति के पीछे के कारण क्या है, ये सब चीज़ों को भी समझना, अंतर्दृष्टि और समझ को विकसित करना होता है। रोगी चर, ऐसे कई चर हैं जो रोगी चिकित्सक सेटिंग में आते हैं, चिकित्सक की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें होती है कुछ कारणों में लक्षण प्रस्तुति, रोगी की अपेक्षाएं, चिकित्सक के प्रति रोगी का रवैया, चिकित्सीय संबंध, कुत्सित विश्वासों में तीव्रता और दृढ़ता आदि सम्मिलित है। चिकित्सक का दृष्टिकोण कैसा है सामने वाले अपने क्लाइंट के प्रति, ये भी चीज़ बहुत देखने का है। चिकित्सा के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। मौजूदा लक्षण हटाना होना चाहिए। मौजूदा हटाना लक्षण लिखा है, यानी लक्षणों के कारण होने वाली गड़बड़ी को खत्म करना। अच्छा, मौजूदा लक्षणों को संशोधित करना, भाई कोई भी खराब हो उसे संशोधित करके थोड़ा बहुत सही स्थिति में ले आए। मौजूदा लक्षण को कम करना, जो भी एग्रेसिव है, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसे कम कर देना। व्यवहार के खिलाफ प्रतिरूपों की मध्यस्थता करना, क्योंकि प्रभाव और व्यवहार में दृढ़ संबंध होते हैं, अर्थात भावनाओं को व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत मतलब हमारा जो कोई भी हम कर रहे हैं, हमें विकार हुआ, हम उसे व्यवहार में ले आएंगे और व्यवहार में उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कम करना कि वो चीज़ें वहाँ पे समाप्त हो जाए और उसका हमारे व्यवहार में कुछ प्रभाव न पड़े। व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा तो सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। सकारात्मक व्यक्ति के विकास और उन्नति को बढ़ावा देना, मतलब जो आपकी उसकी सकारात्मकता, ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी, आप ऐसे ही रहा करो, ये किया करो, आज जो पसंद है वो करो। इसके सकारात्मक पहलू को बढ़ावा देना कि आप जब उसमें गड़बड़ होते हो तो आप अपने सकारात्मक पहलू को याद करो, आप कितने सही थे, छोटी सी बात पे आप ऐसे हो गए, है ना। व्यक्तिगत मन चिकित्सा, जैसे कि नाम से पता चलता है, ये किसी व्यक्तिगत चिकित्सा व्यक्तिगत स्तर पर की जाती है। इस प्रकार यह एक से एक है और एक मनोचिकित्सक और क्लाइंट होगा। युगल मनोचिकित्सा, जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये सब हम कई बार पढ़ चुके हैं। इस विषय में चिकित्सक, मनोचिकित्सक और युगल सम्मिलित होते हैं, मतलब कई सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं और कई सारे मनोचिकित्सक हो सकते हैं और किसी
के साथ, मतलब या तो मनोवैज्ञानिक कई सारे हो सकते हैं और एक ठो क्लाइंट हो सकता है और कई सारे क्लाइंट हो सकते हैं, एक मनोचिकित्सक हो सकता है। एक होता है सामूहिक, मतलब पूरे क्लास का एक बार में ले लेना, या पूरे आपके स्कूल्स में भी कभी हुआ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अक्सर होता है स्कूल्स में भी, कोचिंग्स में भी लोग अपनी रिसर्च के लिए आते हैं और एक पूरे ग्रुप का ले लेते हैं। एक 10th के स्टूडेंट क्या सोचता है अपने आगे के जीवन के लिए, है ना, ऐसी चीज़ें। एक फैमिली पारिवारिक मनोचिकित्सा भी लोग करवाते हैं, जिसमें लोग बाल मनोचिकित्सा होती है। बाल मनोचिकित्सा क्या है? राजीव डोगरा द्वारा लिखित MPC 054 की इकाई 2 से अनुकूलित है। कहानी है लंबी चौड़ी है क्या? हाँ छोड़ो, हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है। भारत में मनोचिकित्सा को कैसे देखा गया, देखना है तो तुम्हें पढ़ लेना, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कोई कि यहीं से क्वेश्चन पिक कर लेगा। मन चिकित्सा परामर्श और मार्गदर्शन, देखो हमसे कई बार गलती हो रही है, हम बता दे रहे हैं। अभी हम इसी को मनोचिकित्सा ही पढ़ ले रहे कई बार, और इसी को कई बार मन चिकित्सा ही पढ़ ले रहे हैं। हो सकता है मन चिकित्सा ही लिखा हो, मनसी चिकित्सा ही लिखा हो, और हो सकता है मनोचिकित्सा लिखना चाह रहा हो और मिस्टेक हो गई हो। तो हम ऐसा दोनों साइड लेके चल रहा है। मनस चिकित्सा, मनसी चिकित्सा है ऐसे, मनसी चिकित्सा हमने आज तक समझ में नहीं आ रहा मनसी होता क्या है। मनसी चिकित्सा तो समझ में आ भी सकता है, इसलिए हमें लग रहा है मनोचिकित्सा होना चाहिए। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। चलो, मनसी चिकित्सा परामर्श और मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है? मार्गदर्शन क्या होता है पहले तो तुम ये बता दो। चलो, मार्गदर्शन होता है कि आप सही हो, आपको कोई चीज़ नहीं पता, आपका मार्गदर्शन किया जाए। आप कहीं जैसे आप आगरा तो आ गए, लेकिन आपको भी नहीं पता आगरा में ताजमहल किधर है। आप कॉमन हो, आप कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको मार्गदर्शन चाहिए। आपको पता होता है कि आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो आप जा करके सिंपली किसी से पूछ लोगे और वो आपको मार्गदर्शन प्रदान कर देता है ना। आप 11th में जाते हो तो क्या होता है, 10th आप मान लो पास किया, आपको 11th का कोई सब्जेक्ट नहीं पता, लेकिन आपको धीरे धीरे मार्गदर्शन किया जाता है और धीरे धीरे आप 1 साल बाद, जो इंसान 11th का कोई सब्जेक्ट नहीं जान रहा होता है, बस एग्ज़ाम पास किया होता है, 10th का कोई सब्जेक्ट, मतलब 10th पास किया होता है और 11th का कोई सब्जेक्ट नहीं जान रहा होता है, वो 1 साल बाद 11th का पूरा सब्जेक्ट जान करके कैसे वो पूरा एग्ज़ाम निकाल लेता है या पास हो जाता है। मार्गदर्शन के जरिए आपका धीरे धीरे मार्गदर्शन किया जाता है और आप एकदम सीधे सीधे चलते रहोगे और 11th में आप क्लियर कर लोगे। वैसे ही एकदम सिंपल सी बात है मार्गदर्शन। और परामर्श चिकित्सा क्या होती है? जहाँ आपको एक प्रॉब्लम में फंस चुका है, आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है 11th का, आप 10th तक तो सिंप्लीफाई हो गया, कैसे पढ़ लिया है, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हो गया, लेकिन 11th में जाकर कोई चैप्टर नहीं आ रहा और उसमें आप फंस जा रहे हो, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, सब चीज़ आगे हो गई। तो फिर आपको मनसी चिकित्सा या जो भी लिखा है मनोचिकित्सा या मन चिकित्सा या मनसी चिकित्सा परामर्श का लोगे, आप उस चैप्टर को एकदम धीरे धीरे समझोगे, पूरा एकदम कंप्लीट करके फिर आप क्लास के साथ उन्हें स्पीड से चलने लगोगे किसी एक प्रॉब्लम में फंस जाना। तो मन चिकित्सा और परामर्श का उपयोग रूप से किया जाता है और बहुत कम लोग दोनों के बीच अंतर को समझ पाते हैं। मार्गदर्शन जो मनसी और परामर्श दोनों में सूक्ष्म कौशल के रूप में आता है, उस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भिन्न होता है जहां मार्गदर्शन को क्रमबद्ध किया जाता है। यद्यपि तीनों के बीच अंतर की तुलना में अधिक समानता है, लेकिन परिभाषा या अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है। मनसी चिकित्सा मुख्य रूप से एक टॉक मनोचिकित्सा भावात्मक कठिनाई से पीड़ित क्लाइंट को सहायता करती है। एक पद्धति एक दीर्घकालीन जैसे कि बताया, एक पद्धति दीर्घकालीन मनसी चिकित्सा है जहाँ 17 महीने दर्दनाक जीवन की घटनाओं पर काबू पाने के लिए वर्षों तक और यहाँ तक कि चलते हैं। चिकित्सा की इस गति धीमी होनी चाहिए लिखा है, लेकिन चिकित्सा की इस धीमी लेकिन प्रभावी प्रक्रिया में अवसाद और मनोविदलता जैसी चिकित्सा स्थिति का लाभ देता है। परामर्श क्या होता है? क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच चिकित्सीय संबंध है जहाँ एक गोपनीय वातावरण, क्लाइंट की भावनात्मक दुश्चिंता पर चर्चा की जाती है। काउंसलर सत्रों में मॉडरेट करता है ताकि क्लाइंट को उनके अतीत और वर्तमान की दुश्चिंताओं से निपटने की सहायता मिले, कि जो भी प्रॉब्लम्स हो उससे आप कैसे निपट सकते हो, वो चीज़ों को भूल जाओ, उस चीज़ों को आगे बढ़ो। ज़्यादातर कहानियाँ यही होती है। मार्गदर्शन, ठीक है, शिक्षा और करियर जैसे संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञ से सलाह देना माना जाता है। जैसे कि हम पहले बताया, शिक्षा के क्षेत्रों में यह तरीका
उनकी पसंद, अकादमिक स्ट्रीम, कॉलेज की पसंद, नौकरियों के उद्घाटन, कौशल वृद्धि आदि का मूल्यांकन करने में उनकी सहायता करता है। यह निश्चित रेडीमेड समाधान के द्वारा व्यक्तियों की सहायता करता है। अब मनोचिकित्सा और परामर्श के बीच अंतर आप लोग पढ़ना समझना हो सकता है, यही सबसे क्वेश्चन बनता है वैसे तो। ऐसे यहाँ पे अंतर दिया हुआ है, आगे ऊपर कहानी दी हुई है। और मनोचिकित्सा मार्गदर्शन के बीच अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। मनोचिकित्सा का दृष्टिकोण, मानसिक चिकित्सा, फिर हम मनोचिकित्सा बोलने लगे। वैसे मानसिक चिकित्सा ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त की है और विशेष रूप से भारत में के शहरी क्षेत्रों शहरी में स्वीकृति प्राप्त कर ली है। शहरी क्या लिख रहा है? स्वीकृति प्राप्त के लिए जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग अपनी दुश्चिंता पर चर्चा करने के लिए बाहर आ रहे हैं। मनोचिकित्सा चिकित्सा को चिकित्सा आधिकारिक सहायता प्राप्त करने के लिए मनोचिकित्सा तक पहुंचने के साथ साथ निदान वैकल्पिक तरीकों के रूप में देखा जा रहा है। मानसिक चिकित्सा एक बात करने वाली चिकित्सा है जहां भावनात्मक और व्यवहार संबंधी दुश्चिंताओं को दूर करने के लिए के साथ मूल कारक विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति की संरचना देखना, मन की संरचना देखना, विकास के मनोवैज्ञानिक चरण समझना, रक्षा तंत्र समझना। ठीक है, व्यवहार दृष्टिकोण, व्यवहार चिकित्सा। इस विचारधारा की उत्पत्ति अनुसंधान परंपरा और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से हुई है। यह परिचालन रूप से परिभाषित अवलोकन योग्य और मापने योग्य व्यवहार पर जोर देता है। मानव व्यवहार की धारणा यह है कि सभी व्यवहार सीखे जाते हैं और मनुष्य अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से आकर और प्रभावित होते हैं। इस दृष्टिकोण के अग्रदूत जॉन बी वॉटसन, B.F. स्किनर और इवान पावलोव थे। चिकित्सा के उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीकें हैं क्रमबद्ध विषुग्राहीकरण या व्यवस्थित विषुग्राहीकरण, है ना। जोसेफ वुल्फे द्वारा विकसित इस तकनीक का उपयोग दुश्चिंता और फोबिया के मामले में किया जाता है। इसमें विश्राम तकनीकों को सम्मिलित किया जाता है, कभी कभी विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ा जाता है। दुश्चिंता पैदा करने वाली स्थिति का एक पदानुक्रमण बनाया जाता है और इस क्रम दुश्चिंता पैदा करने वाली स्थिति के लक्ष्य के रूप में चुना जाता है। फोल्डिंग, यह तकनीक व्यवस्थित विषुग्राहीकरण के समान है, लेकिन इसमें क्लाइंट को दुश्चिंता को कम करने के लिए दुश्चिंता भड़काने वाली स्थिति के बार संपर्क में लाना सम्मिलित है। वर्तमान में इस तकनीक का अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। पहले दुश्चिंता देखा जाता है, भड़काया जाता है, फिर उसे दुश्चिंता के संपर्क में लाया जाता है, फिर दुश्चिंता कम करने पर उसका फोकस किया जाता है। मुखर परीक्षण, इस तकनीक का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां व्यक्तियों को पारंपरिक स्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें आवश्यक कौशल सीखने के लिए रोल प्ले, मॉडलिंग और अवलोकन सम्मिलित है। ठीक है, इसे व्यवस्थित और व्यक्तिगत और साथ समूह सेटिंग के लिए भी किया जाता है। सांकेतिक अर्थव्यवस्था है, इस तकनीक में व्यवहार परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए टोकन का उपयोग अभिप्रेरक के रूप में किया जाता है। वांछनीय व्यवहार के बदलने टोकन का उपयोग पुरस्कार के रूप में किया जाता है। टोकन सिस्टम वास्तविक जीवन स्थितियों के समान है जहां काम को पूरा होते ही पुरस्कृत किया जाता है। लक्ष्य बाहरी प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा में बदलना है। मानवतावादी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण इस मौलिक धारणा पर आधारित है कि लोग को स्वतंत्रता और कार्यवाही की जिम्मेदारी है, अर्थात स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के साथ साथ चलती है। दृष्टिकोण का फोकस मानवीय स्थिति पर है। ठीक है, मानवतावादी अस्तित्ववादी मनुष्यता के कई दृष्टिकोण हैं। इसमें प्रमुख कार्ल रोजर्स के क्लाइंट केंद्रीय चिकित्सा दृष्टिकोण है। क्लाइंट केंद्रीय चिकित्सक में निम्नलिखित विशेषताओं के विषय में बात करती है। सहानुभूति, अप्रतिबंधित सकारात्मक संबंध, संज्ञात्मक व्यवहारात्मक
मन से चिकित्सा, ऐसे यहाँ पे हमें लग रहा है मन से होना ही नहीं चाहिए, कभी मनोचिकित्सा ही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ क्योंकि देखो संज्ञात्मक व्यवहारात्मक था चिकित्सा कर दिया है। व्यवस्थित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यवहार, स्टार्टिंग से, व्यवहारिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यवहार और व्यवहार दृष्टिकोण के विचारों के प्रभाव पर जोर देने के साथ संज्ञात्मक मनोविज्ञान से उपजा है। क्या बोला, ध्यान से समझना। व्यवहारात्मक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यवहार और व्यवहार दृष्टिकोणों पर विचारों के प्रभाव पर जोर देने के साथ संज्ञात्मक मनोविज्ञान से उपजा है। जो व्यवहार आप लोग जो सोचते हो, जो थिंकिंग है, ये उसके ऊपर की कहानी है और उसके जो परिवर्तन हो रहा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, विचार पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, ये सब चीज़ों पे बात है। तो आप जो ये सब कैसे होगा, जब आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में सोचो। यहाँ सबसे आम दृष्टिकोण ऑरन बेक द्वारा संज्ञात्मक दृष्टिकोण और अल्बर्ट एलिस द्वारा तर्क संगत भावात्मक व्यवहार मनोचिकित्सा REBT है। इन पर संक्षेप में चर्चा की गई है। ठीक है। ब्रेक का संज्ञात्मक दृष्टिकोण 1960 के दशक में ब्रेक ने मनोचिकित्सा का एक रूप विकसित किया जो मूल रूप से अवसाद और दृश्यता के चिकित्सा के लिए था। इसे मूल रूप से संज्ञात्मक चिकित्सा कहा जाता है। वर्तमान में इसमें अन्य मानसिक विकारों की चिकित्सा के लिए भी आवेदन है। यह दृष्टिकोण संज्ञात्मक मॉडल पर आधारित है। इस मनोविज्ञान की सूचना प्रसंस्करण मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। चिकित्सा का मूल सिद्धांत है संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा रोगी की समस्याओं में निरंतर विकसित होने वाले सूत्रीकरण और संज्ञात्मक शब्दों के प्रत्येक रोगी को एक व्यक्तिगत अवधारणा पर आधारित है। संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा के लिए एक ठोस चिकित्सीय गठबंधन की आवश्यकता होती है। संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा सहयोग और सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा लक्ष्य उन्मुख और समस्या केंद्रित है। कहानी बहुत लंबी चल रही है लग रहा है, हटाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा सत्र संचालित है और यह इसका उद्देश्य सीमित समय में चिकित्सा करना है और शुरुआत में वर्तमान पर जोर देती है। ठीक है। तर्कसंगत भावात्मक चिकित्सा REBT एक प्रकार की संज्ञात्मक व्यवहार मनोचिकित्सा है जिसे 1950 के दशक में अल्बर्ट एलिस द्वारा विकसित किया गया। लक्ष्य क्लाइंट की दुर्भावनापूर्ण विचार प्रक्रिया है। उनकी भावनाओं और विचारों को प्रभावित करने वाली तर्कहीन विश्वासों को बदलना है। यह माना जाता है कि विचार, भावनाएं और व्यवहार जुड़े हुए हैं, इसलिए तर्कहीन विश्वास यानी चाहिए विश्वास व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। सक्रिय घटना B है, घटना के विषय में विश्वास। C है, परिणाम यानी घटना के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया। मतलब उस चीज़ों के बारे में इतनी दुरुस्तता कि घटना कैसी चल रही है, अभी घटना के बारे में विश्वास तर्कहीन हो जाता है एकदम कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है, वो हो सकता है। और परिणाम यानी घटना के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया हमारी कैसी होनी चाहिए, ये सब बकवास होता है। मनोचिकित्सा के कुछ प्रमुख दृष्टिकोण: मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड, व्यवहार चिकित्सा जॉन वॉटसन, मानवतावादी अस्तित्ववाद दृष्टिकोण BF स्किनर, संज्ञात्मक व्यवहार चिकित्सा इवान पावलोव। हाँ। मनोचिकित्सा के चरण: प्रारंभिक चरण थे, मध्य चरण हुए, अंतिम चरण हुए। इसको पढ़ लेना, समझ लेना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, थोड़ी सी है, हो सकता है कभी आ जाए एग्जाम्स में। ये सब छोटी सी चीज़ पूछी जाती है। मानसिक चिकित्सा के परिणाम को प्रभावित करने वाले कारक गैर विशिष्ट कारक होते हैं, सहज, छूट या उपचार। फिर आया किसी भी सहायतागार स्थिति से संबद्ध प्रविष्ट प्रभाव संबंध आया। इमोशनल कैथार्सिस के कारक, सुझाव के कारक, समूह गतिशीलता, क्लाइंट और चिकित्सक क्लाइंट के चर, चिकित्सक चर, सहानुभूति, अप्रतिबंधित सकारात्मक संबंध, प्रामाणिकता, लचीलापन, वस्तुनिष्ठता, संवेदनशीलता। मनोचिकित्सा और दवा: औषधि चिकित्सा, दवा निराश, दवा भी दे दी जाती है। मनोचिकित्सा के नैतिक मुद्दे क्या होता है? मनोचिकित्सा के नैतिक मुद्दे क्या होते हैं? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है क्या होता है? सीधी सीधी बात है,
एकदम कॉमन सेंस की बात है। मनोचिकित्सा का नैतिक मुद्दे है, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करना, ठीक है। गोपनीयता का उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। इसको हम कुछ पॉइंट में ऐसे कंक्लूड कर दे रहे हैं। व्यवसायिक क्षमता के स्तर से अधिक, ठीक है, ऐसी विशेषता का दावा करना जो किसी के पास ना हो। अपनी कहानी ऐसे हवा में नहीं उड़ा देना कि ये चीज़ मेरे ही पास है, आपको एकदम बंधी हुआ है। क्लाइंट पर अपने मूल्यों को थोपना, हम ऐसे चीज़ों को थोपना किसी भी चीज़ का नहीं, जो वास्तविकता है उसी चीज़ को दर्शाना। एक क्लाइंट की निर्भरता बनाना, है ना। एक क्लाइंट के साथ यौन गतिविधि, क्या लिख दिया है, कुछ हितों में टकराव, उदाहरण के दोहरे या एकाधिक संबंध, संगति, वित्तीय व्यवस्था जैसे अत्यधिक कुछ शुल्क लेना, ये सब सही नहीं है। अनुचित विज्ञापन, ये भी नहीं करना चाहिए। और एक क्लाइंट में निर्भरता बनाना, मतलब आपसे आत्मनिर्भरता बनाना कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हो, आप कैपेबल हो, ये हो वो हो। ऐसा नहीं है कि ऐसी दृष्टिकोण बनाना कि नहीं वो सामने वाले पे लगे रहो, है ना। यौन गतिविधि नहीं करनी चाहिए उसके साथ कभी भी। साहित्यिक चोरी, ये भी नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें गलत है। व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। और क्या मुख्य होना चाहिए, व्यक्तियों का सम्मान सबसे इम्पोर्टेंट होता है अमेरिका में, है ना। तो ये चीज़ें क्योंकि अमेरिका स्वास्थ्य संगठन द्वारा है, तो और जो आया है तो उसको तुम्हें लाभ देना पड़ेगा और न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तुम आए और कुछ भी कहानी सुनाए और वो मान गया और उसके साथ चला गया। नहीं 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 नहीं, अनुसंधान के लाभ प्राप्त करने वाले और जोखिम का सामना करने के लिए मामले में निष्पक्षता होनी चाहिए। जो हो क्लियरली बताओ, न्यायपूर्ण बताओ, ऐसा नहीं कि उसको डरे वो करे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, वफादारी, निष्ठा, जिम्मेदारी, न्याय, लोगों में अधिकार की गरिमा, नैतिक मुद्दे का समाधान, योग्यता, मानवीय संबंध, गोपनीयता। और गोपनीयता विज्ञापन और अन्य सार्वजनिक बयान नहीं देना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें हैं। जो सार्वजनिक बयान दिया किसी के बारे में, ये नहीं तुम उसको वायरल कर दो, ये इसने ऐसा बोला इसके लिए। रिकॉर्ड कीपिंग और फीस, शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसंधान और प्रकाशन, आकलन, मनोचिकित्सा, ये सब गोपनीय रखी जाने वाली चीज़ है। ये सब नैतिकता के अंतर्गत आती है। किसी चीज़ों का ऐसे यौन ऑर्गन्स को कहानी से नहीं सुनाना कि इसका ये ऐसा, उसको वो ऐसा, ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ शेयर नहीं जानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी फाइल किसी को बांटनी नहीं चाहिए, किसी से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। वैसा व्यवसायिक योग्यता, व्यवसायिक जिम्मेदारी, व्यवसायिक ईमानदारी और मानवीय गरिमा होनी चाहिए सब चीज़ में। फार्माकोथेरेपी, औषधि चिकित्सा, नई तकनीकों के आगमन से मानसिक बीमारी को उन्नत समझ के साथ चिकित्सा विधियों का भी प्रगति हुई है। अब मानसिक विकारों की चिकित्सा और प्रबंधन के लिए कई दवाएं उपलब्ध हुई है जो पहले नहीं होते थे। मानसिक विकारों और चिकित्सा औषधि आधारित चिकित्सा को साइकोफार्माकोलॉजी कहा जाता है। औषधियों का वर्गीकरण मानसिक विकारों और विकारों की चिकित्सा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधियों में मनोदैहिक औषधि के रूप में जाना जाता है। साइकोट्रॉपिक दवाओं के वर्गीकरण के विभिन्न तरीके हैं, लेकिन इन्हें आमतौर पर उनमें प्रमुख नैदानिक अनुप्रयोग के अनुसार निम्नलिखित वर्णित किया गया। अवसाद रोधी, इनमें कौन सी दवाई दी जाती है। अवसाद रोधी चिकित्सा में अवसाद रोधी दवाओं का उपयोग किया जाता है। इनमें इसके अलावा अवसाद रोधी को चक्रीय अवसाद रोधी जैसे ये इमिप्रामाइन आदि और इमिट्रिप्लिटाइन, चयनात्मक सीरोटोनिन रिप्टेट इनहिबिटर, बहुत लंबे लंबे गजब। उदाहरण के लिए एसिस्टोलोप्रॉम, पेलुओक्सिटिनिन, सेरोटाइनिन और सेरोटोनिन, नॉरपेनेफ्रिन, रिप्टेन इनहिबिटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एंटीसाइकोटिक, मनोविकृति रोधी। एंटीसाइकोटिक का उपयोग मानसिक विकारों को मानसिक लक्षणों के चिकित्सा के लिए किया जाता है। इन दवाओं को आगे उनकी क्रिया के तंत्र और दुष्प्रभाव के आधार पर पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के एंटीसाइकोटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के एंटीसाइकोटिक्स में कुछ उदाहरण रिस्पेरिडोन, ओलानजापाइन, एरिपिप्रोजोल आदि है। मूड स्टेबलाइजर, मनोदशा स्थायीकारी। मनोदशा स्टेबलाइजर द्विध्रुवीय विकारों में चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। इनमें लिथियम और वैलोप्रोएट
सम्मिलित है। एंटी चिंता, दुश्चिंता रोधी दुश्चिंता, हिनोटिक्स, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और नींद का प्रभाव को बढ़ाने के लिए, संज्ञानवर्धन, उत्तेजक, औषधि क्रिया, फार्माको कनेक्सिव, फार्माकोडाइसिव, फार्माकोजेनिक्स, रिसेप्टर ड्रग्स इंटरेक्शन, लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। इलेक्ट्रोकॉनिस मनोचिकित्सा ECT, इलेक्ट्रोकॉन्वल्लिस मनोचिकित्सा या ECT एक मनोरोग चिकित्सा है जो आमतौर पर उन रोगियों के साथ प्रयोग किया जाता है जिन्होंने अन्य चिकित्सकों के साथ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। ECT में विद्युत साधनों का उपयोग करके सामान्यीकृत जप्ती को प्रेरित किया जाता है। जत्थी पेशी आक्षेप के बिना प्रेरित है। ECT एक APA टास्क फोर्स ECT का उपयोग कर स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। प्रशिक्षित व्यवसायी द्वारा उपयोग किए जाने पर ECT को एक सुनिश्चित प्रक्रिया घोषित किया जाता है। इसे संशोधित किया गया 1990 का टास्क फोर्स में सक्रिय हालिया रिपोर्ट 2001 में उपलब्ध हो गई। जिन स्थितियों में ECT का उपयोग किया जाता है वो प्रमुख गंभीर अवसाद, आत्महत्या का खतरा, बहुत कम भोजन ग्रहण करना, मनोविकृति लक्षण होने पर, दवाओं का असर न होने पर, गंभीर कैटेटोनिया, गंभीर मनोविकृति। ECT की तकनीक आजकल के प्रशासन में संशोधित ECT का MECT तकनीक उपयोग की जाती है जहां दवा प्रेरित पेशी छूट और सामान्य संक्रमण की टीम में आमतौर पर एक मनोचिकित्सक, एनेस्थेटिक और नर्स सम्मिलित होती है। ECT के प्रसारण में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है। ECT प्रक्रिया में कम से कम 4 घंटे पहले रोगी को खाली पेट होना चाहिए, इसलिए आमतौर पर ECT प्रक्रिया से एक दिन पहले रात भर उपवास को प्राथमिकता दी जाती है। सुबह कोई मौखिक दवा नहीं दी जाती। प्रक्रिया से पहले मूत्राशय और आंत को खाली कर दिया जाता है। दांतों को हटा देना चाहिए और ढीले दांतों का उपस्थिति से रोगी की जांच की जानी चाहिए। पहने जाने वाले कपड़े में ढीले और आरामदायक होने चाहिए। धातु और नुकीला वस्तुओं को हटाना चाहिए। रोगी को एक सख्त और अच्छी तरह इंसुलेटर बिस्तर पर रखा जाना चाहिए। संवेदना हारी अस्थिया मतलब उस पर करंट लगाया जाता है। सीधी सी बात है, कहानी यही है, करंट लगाना है उसको, इसलिए खाए वाए नहीं हो, इसलिए उल्टी कर देगा। इसलिए किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो या कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। कमेंट करना आपका अधिकार है, ये काम हम जरूर करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 7 में। टाटा बाय बाय। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और किसी भी तरह कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन या कमेंट या कोई मैसेज करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। टाटा बाय बाय।